डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 9। नायरा और घुंघरू उसे देखते रह गई। घुंघरू फिर हैरानी से बोल पड़ी, यार नायरा, क्या लगता है यार, उसने तेरा टिफिन लेने से मना किया? मोटू लगता है, नायरा गुस्से में बोली और घुंघरू हंस पड़ी। फिर घुंघरू नायरा को खींचते हुए बोली, चल लंच ब्रेक खत्म होने से पहले टिफिन खाते, वरना खाली पेट लेक्चर समझ नहीं आएगा। नायरा का मूड ऑफ था और वो टिफिन भी सही से नहीं खा रही थी। घुंघरू ने ये बात नोटिस की और नायरा को देख पूछा, क्या बात है, क्यों इतना इंटरेस्ट दे रही है उसे? क्या उसे लेकर कोई प्रैंक चल रहा है क्या तेरे दिमाग में? नायरा फिर अपना सिर झटक कर बोली, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, उसने मेरी हेल्प की थी ना इसलिए। और वो अच्छा लड़का है, वरना नायरा खन्ना के फ्रेंडशिप को कोई न बोले, इट्स इम्पॉसिबल। घुंघरू फिर हैरानी से बोली, क्या तुमने उससे फ्रेंडशिप के लिए पूछा? नायरा ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और आगे बोली, उसने मना कर दिया। ये सुन घुंघरू को और भी झटका लग गया। क्या सच्ची? नायरा टुनकर बोली, हाँ, बोला मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं करता, ये उसने व्यंग में कहा। घुंघरू नायरा के कंधे पर मारते हुए बोली, तू तो बोली उसमें इंटरेस्ट नहीं और तुझे उससे दोस्ती करनी है। नायरा ने कहा, इंटरेस्ट नहीं है, चैलेंज है, जिस पर घुंघरू झट से बोल पड़ी और नायरा खन्ना हर चैलेंज जीतती है। अब नायरा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। धीरे धीरे स्कूल खत्म हुई। नायरा और घुंघरू अपना अपना साइकिल लेकर बाहर निकली। बाहर ही चाट की दुकान थी, जिसे देख घुंघरू बोली, नायरा चलना, चाट खाते हैं। फिर दोनों चहककर चाट खाने लगी। तभी वहां से साहित्य गुजर रहा था। नायरा उसे आवाज लगाकर बोली, साहित्य चाट खाओगे हमारे साथ? साहित्य जो साइकिल पर था रुकर बोला, नहीं मुझे नहीं खानी, और वो निकला गया। नायरा गुस्से में बोली, मोटू अब दो कही का। हाँ। साहित्य वहां से जल्दी जल्दी जा रहा था तो तुषार ने पूछा, क्या बात है, काफी जल्दी में हो? वो बोला, आज मुझे नए घर जाना है, स्कूल से नजदीक हो इसलिए नया किराया का घर देखा है, अब शिफ्ट करना है सामान, किराया भी कम है और मेरे कोचिंग सेंटर के नज़दीक ही है, अब जल्दी जाकर एक बारी सामान सेट कर दूं। साहित्य ने साइकिल चलाते हुए कहा। तुषार फिर साहित्य से, क्या मैं आओ तेरी मदद करने? नहीं, सब हो गया है, बोल साहित्य निकल गया। ये नज़ारा पास में खड़ा लकी देख रहा था। लकी भी नायरा के ही स्कूल में था, जो नायरा से दोस्ती करने के लिए पीछे पड़ा था। वो नायरा के सामने आकर बोला, अरे हम भी तो चाट खिला दो नायरा, तेरी ट्रीट तो बनती है। नायरा गुस्से में घुरकर बोली, लकी तू चाट के नहीं तप्पड़ खाने लायक है, तूने ही मुझे सुबह धक्का मारा था ना, गनीमत ये समझ की मैंने तेरी कंप्लेंट नहीं की। नायरा का गुस्सा देख घुंघरू उसे खींचते वहां से ले गई और बोली, चल लेट हो जाएगा। वो दोनों कुछ देर इधर उधर टहल कर अपने अपने घर चली गई। आंगन में साइकिल खड़ी करके नायरा घर के अंदर चली गई। नायरा, आज बहुत देर कर दी तुमने। अंदर घुसते ही उसका स्वागत सवालों से हुआ। मामी घुंघरू को कुछ काम था स्टेशनरी में, इसलिए देर हो गया। नायरा ने 100% साफ झूठ बोल दिया था। नायरा 11वीं क्लास से इंदौर में अपने मामा मामी के घर रहने गई थी। 10वीं में उसके नंबर अच्छे नहीं थे तो उसके मामा जी ने सिफारिश से उसका दाखिला ये करवा दिया था। चल फिर मुंह हाथ धोकर आजा, मैं नाश्ता लगती हूँ। रमा जी यानी नायरा के मामी ने कहा। नहीं मामी, मैं सीधे रात का खाना खाऊंगी, नायरा ने जवाब दिया। रमा जी, क्यों भाई, चाट पकौड़ी खाकर यह एक नाश्ता कौन करेगा? बोल एक आदमी घर के अंदर आ गए। वो दिखने मध्यम कद काठी के थी, छोटी सी मच, तोड़ सा गोल मटोल, यूं कहे तो बिल्कुल तारक मेहता के जेठालाल जैसे, जिनका नाम किशोर था और वो नायरा के मामा जी थे। नायरा ने उन्हें घूर के देखा, उसके लिए मामा जी किसी विलन से कम नहीं थे। बोल कि तूने नहीं खाया? किशोर जी ने आईब्रो राइज करके पूछा। नायरा चुपचाप ना में सिर हिलाने लगी। तभी किशोर झट से बोल पड़े, स्कूल के बाहर के ठेले पर चाट पकौड़ी मजे से खाते हुए मैंने खुद देखा है। रोज रोड साइड के ठेले पर कुछ न कुछ खाती दिख जाती है। दीदी और जीजाजी को पता चला वो यही सोचेंगे कि हम इससे ठीक से खाना नहीं देते। नायरा अपनी नज़र नीची कर खड़ी रही। तभी रमा जी बचाव में आते हुए बोली, ए जी गुस्सा मत कीजिए, बेचारी को भूख लगी होगी, पूरा दिन पढ़ाई जो करती है। रमा की बात सुन किशोर जी नायरा को घूर के देख बोले,
कल से 2 की जगह 3 रोटी ले जाना टिफिन में, पर बाहर का कुछ मत खाना। रमा जी ने इशारे से नायरा को जाने को कहा। तभी किशोर जी रमा की तरफ देख बोले, बहुत पढ़ाई करती है तुम्हारी भांजी, अगर ये सेकंड डिवीजन में पास हो जाए तो मैं गंगा नहा लूंगा। क्यों टेंशन लेते हो जी, रमा बोली। दीदी और जीजाजी से उसे अपने भरोसे पे लेकर आया हूँ, उन्हें जवाब देना हो मुझे। किशोर जी का पारा चढ़ता देख रमा जी ठंडा पानी ले आए और देते हुए बोली, लो जी ठंडा पानी पी लीजिए, घर में आते ही दिमाग गर्म कर लेते हो। और बोली, चाय के साथ क्या खाओगे? आलू प्याज के पकोड़े बना दे रमा, बहुत मन है। बोल वो पानी पीने लगे। जब मामा भजिया और पकोड़े वाला है तो भांजी क्यों नहीं होगी? उन्होंने घूरते हुए कहा। रामजी ने गर्मा गर्म पकोड़े की प्लेट आगे करते हुए बोली, सुनो जी। किशोर पकोड़े मुंह में भरते हुए, सुनाए जी। रमा जी बोली, वो जो नया किराएदार है उसने सामान शिफ्ट कर दिया है। किशोर जी पकोड़े में ही मगन बोले, अच्छी बात है, शाम को मिलाऊंगा। नायरा फ्रेश होकर चेंज करके आंगन में आई तो छत से घुंघरू ने नायरा को ऊपर आने का इशारा किया। नायरा फुदकती हुई ऊपर की तरफ चली गई कि ताहाई घुंघरू उसे चिढ़ाते हुए गाना गाने लगी। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिला गया कि सजना पे दिला गया। नायरा थोड़ा सा शर्माई, फिर खुश होकर घुंघरू के साथ और मिलाने लगी। तभी बगल की छत से एक लड़का जिसकी उम्र लगभग नायरा और घुंघरू जितनी ही थी, वो अपने छत से नायरा की छत पर कूद आया और आगे का गाना कंटिन्यू करने लगा। कई अलबेले देखे, जवानी के रेले देखे, हसीनों के मिले देखे दिल पे, तू ही छा गया। नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिला गया कि सजनी पे दिला गया। गाने के साथ साथ उसका जितेंद्र स्टाइल डांस भी चालू था, जिसे देख नायरा और घुंघरू हैरानी से उसे देखने लगी। तभी घुंघरू उसे घुटकर बोली, कौन है तू? तभी वो लड़का बोला, जितेंद्र हूँ। और तुम? घुंघरू गुस्से में बोल पड़ी, मैं श्रीदेवी। ओए हीरोइन मत बन, साफ साफ बोल, लड़के ने पूछा। जैसे को तैसा जवाब देते घुंघरू ने पूछा, और तू भी हीरो मत बन, साफ साफ बोल। नायरा फिर बोली, ये घुंघरू है। लड़का घुंघरू की तरफ देख, मैं झुमरू। अब घुंघरू का पर चढ़ता हुआ नजर आ गया और वो झुमरू के साथ लड़ने लगी। उन दोनों का झगड़ा देख नायरा बीच बचाव के लिए कूद पड़ी और घुंघरू से बोली, चुप करना, क्यों झगड़ा कर रही है? ये उस पड़ोस वाली मिश्रा आंटी का नया किराएदार है। घुंघरू गुस्से में बोली, तो इसे बोल कि अपनी हद में रहे और अपनी सरहद में रहे, हमारे छत पर आने की जरूरत नहीं। क्या तूने यहाँ लक्ष्मण रेखा खींच रखी है? तुम खुद किसी और के छत पर खड़ी होकर ज्ञान बांट रही हो। झुमरू भी तंज खसते बोल पड़ा। घुंघरू उसे घुटकर नायरा के गले में हाथ डालकर बोली, मैं यह अपने सहेली से मिलने आई हूँ। तुम क्यों आए हो? झुमरू भी घुरकर बोला, तो मैं भी अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। झूठ ही कहा है तेरा दोस्त, कौन है तेरा दोस्त? बोल। घुंघरू नायरा को देखने लगी और आंखों से पूछा, क्या है ये? नायरा ना में सिर हिला देती है जैसे उसे कुछ नहीं पता। तभी झुमरू ने एक बॉल सामने एक कमरे की तरफ दरवाजे पर दे मारा और चिल्लाते हुए बोला, ओए बाहर निकल। कुछ ही पल में दरवाजा खुल गया और सामने एक लड़का खड़ा था, जिसे देख नायरा और घुंघरू के मुंह खुला का खुला ही रह गया। एपिसोड 10। सामने वाले कमरे की दरवाजा खुलते ही नायरा की आंखें हैरत से फैल गई। घुंघरू की भी वही हालत थी। साहित्य, नायरा के मुंह से निकला, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। दरवाजे पर खड़े साहित्य की आंखें भी हैरानी से फटी की फटी रह गया। ओए साहित्य, बाहर निकल! झुमरू जोर से चिल्लाने लगा। कुछ देर में साहित्य बाहर आकर उनके पास खड़ा हो गया। साहित्य की नजरें नीचे भटक रही थी। वह नायरा से नजर नहीं मिलना चाहता था। नायरा को नजरें साहित्य से हट ही नहीं रही थी। झुमरू फिर साहित्य के पास आकर उसके गले में हाथ डाल बोला, ये मेरा दोस्त है साहित्य। हम दोनों एक ही कोचिंग में पढ़ते हैं, मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। झुमरू ने ये बात घुंघरू को देख कहा, तू डॉक्टर बनेगा झुमरू मल? घुंघरू हंसते हुए बोली। झुमरू भी व्यंग में बोल पड़ा, हाँ, और सबसे पहले तेरा ही इलाज करूंगा घुंघरू बाई। ए बाई किसको बोला तू? घुंघरू फिर तैश में आ गई। अब उसका गुस्सा फूटने लगा था। अरे अरे, फिर से शुरू मत हो जाओ तुम दोनों। नायरा फिर से उनका बीच बचाव करते हुए बोली। नायरा फिर एक नज़र साहित्य को देखते हुए झुमरू से कहने लगी, झुमरू अपने दोस्त से हमारा इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगे? क्यों नहीं? कहते हुए झुमरू ने साहित्य को बोला, इसका नाम तो तुझे पता चल ही गया होगा घुंघरू, और ये है नायरा। दोनों आर्ट्स वाली हैं, बाल भवन में पढ़ती हैं। अरे तू भी तो बाल भवन में ही है ना, जानता नहीं क्या इनको? साहित्य ने नजर उठकर नायरा को देखा पर बोला कुछ नहीं।
नहीं, ये हमें नहीं जानता, पर हम इसे जानने लगे हैं। लड़कियों से दोस्ती नहीं करते ये जनाब। नायरा साहित्य को देख मुस्कुराते हुए बोली। साहित्य को उनको देख अनकंफर्टेबल फील होने लगा और दूसरी तरफ देखने लगा। थोड़ा शर्मीला है हमारा लड़का। झुमरू साहित्य के कंधे पर हाथ रखकर बोला, पर मैं बिंदास हूँ। बोल, दोस्ती करेगी मुझसे? उसकी नज़र घुंघरू पर थी। शक्ल देखी है अपनी? घुंघरू तुनक कर बोली और अपनी छत पर चली गई। वहां से वो नीचे जाने के लिए सीढ़ियां उतरने लगी। झुमरू घुंघरू को जाता देख चिल्लाते हुए बोला, रोज देखता हूँ श्रीदेवी। जितेंद्र लगता हूँ। जितेंद्र नहीं, बंदर लगता है, बंदर। घुंघरू घूरते हुए बोली और नीचे चली गई। नायरा मुस्कुराते हुए अब भी साहित्य को देख रही थी। साहित्य अपनी नजरें चुरा के इधर उधर देख रहा था। हाँ तो साहित्य, अब जब तुम हमारे घर पर रहने आ ही गए हो तो दोस्ती भी कर लो। नायरा एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोली और साहित्य की तरफ हाथ बढ़ा दिया। पढ़ना है मुझे, साहित्य झट से बोला और अपने कमरे की तरफ भाग गया। थोड़ा पढ़ाकू किस्म का है ये, पर मैं बिंदास हूँ, झुमरू ने नायरा से कहा। तो तू भी पढ़ाकू बन जा और पढ़ ले, सेकंड अटेम्प्ट है ना तेरा। नायरा गुस्से में बोली और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। तकरीबन 8:30 बजे रमा ने नायरा को किचन से आवाज दी, नायरा बेटा सुन तो। हाँ मामी। नायरा दौड़कर किचन में आ गई। नायरा, भूख लगी है तो खाना खा ले, रमा ने कहा। खाने की बात पर नायरा को ध्यान आया कि साहित्य पता नहीं कब से भूखा है। स्कूल में टिफिन भी नहीं खाया था उसने, शाम को भी चाट खाने से भी मना कर दिया था। उसके बाद भी कुछ खाया होगा कि नहीं, जाने क्यों उसे अपने नहीं बल्कि उसकी भूख की फिक्र होने लगी। नायरा कुछ सोचते हुए मामी से बोली, मामी, ऊपर जो किराएदार आया है उस बेचारे के लिए खाना भिजवा दे क्या? अभी तो शिफ्ट किया है उसने, खाना कहाँ बनाया होगा? रमा सोचते हुए बोली, ठीक कहती है तू नायरा, पर खाना कम पड़ जाएगा। 3 लोगों के लिए ही बनाया है मैंने, उसको देखकर तो लगता है कि ज्यादा ही खाता होगा। नायरा झट से बोली, मामी, मुझे भूख नहीं है ज्यादा। रमा ने घूर कर देखा तो नायरा ने धीरे से कहा, मामी, स्कूल से आते समय चाट खा लिया था मैंने, और अपना सिर झुका लिया कि चाट वाली बात पर मामी नाराज न हो जाए। रमा नाराज नहीं हुई, उसने नायरा से कहा, ठीक है, जा उसके लिए थाली तैयार करके दे आ। नायरा खुश हो गई और थाली निकालने के लिए बढ़ी। और सुन, रमा की आवाज़ सुनकर नायरा ठिठक गई, तुझे चाट पकौड़ी खाना होता है तो आसपास देख लिया कर कि तेरे मामाजी या उनके जासूस तो नहीं लगे हुए हैं। फालतू में सुनना पड़ता है ना। मामी, यू आर सो स्वीट। नैना पलटकर रमा के गले से लग गई और उसके गाल पर किस कर दिया। चल चल, थाली लगा दे उसके लिए। क्या नाम है? साहित्य, नायरा ने थोड़ा खुश होते कहा। हाँ साहित्य, क्या नाम रख दिया है माँ बाप ने, पैदा होते ही साहित्य का भंडार बना दिया है इसको, रमा बड़बड़ाए। रमा की इस बात पर नायरा के गाल शर्म से लाल हो गए। साहित्य ही न निकल जाए, लड़की वाले घर में तेरे मामा ने अकेले लड़के को किराएदार रख लिया है। मैं तो मना कर रही थी, रमा आशंका जताते हुए बोली। तभी नायरा थाली को देखते हुए बोली, नहीं मामी, वो बहुत सीधा और पढ़ाकू किस्म का है। तुझे कैसे पता? रमा नायरा को घूरने लगी। हमारे ही स्कूल में है मामी, बायोलॉजी वाला है, बहुत होशियार है और मेडिकल की तैयारी कर रहा है। नायरा ने ये बात बहुत कॉन्फिडेंस में बोला। फिर ठीक है, पढ़ने वाला है तो अच्छी बात है, तू भी उसके साथ बैठकर पढ़ लिया करना, घुंघरू के साथ फालतू में दिन भर मटर गश्ती करती रहती है। रमा की बात सुनकर नायरा खुशी के मारे 7वें आसमान पर पहुंच गई। चल, थाली लगा दे उसकी और दे आ, मैं जरा प्रतीक को कॉल करती हूँ, रमा ने कहा और किचन से निकल गई। प्रतीक किशोर और रमा का इकलौता बेटा था जो दुबई में जॉब कर रहा था। नायरा जल्दी जल्दी थाली तैयार करने लगी। थाली तैयार करके थाली को देखते हुए वह बोली, दोपहर को मेरा टिफिन खाने से इनकार कर दिया था ना मोटूमल, अब तो तुम्हें खिलाकर ही आऊंगी, जाने क्यों मुझे तुम्हारी सेहत की फिक्र होने लगी है। वह थाली ढककर सीढ़ियों से ऊपर चली गई। वहां उसने देखा कि साहित्य के कमरे का दरवाजा और खिड़की दोनों बंद है। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने नॉक करने की जगह दरवाजे को जोर से धक्का दे दिया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, उसके धक्का देने पर धड़ाक से खुल गया। नैना ने थाली पकड़े पकड़े गाते हुए अंदर कदम रखा। साजन के आंगन में पहला कदम, मगर अंदर कदम रखते ही उसकी आंखें फटकर बाहर आ गई। साहित्य के कमरे में पंखा नहीं लगा था, इसलिए बेचारा बस कच्छा पहने पलंग पर लेटा पड़ रहा था।
नायरा को सामने देखकर वह उछलकर खड़ा हो गया और इधर उधर भागकर लपेटने के लिए टॉवल ढूंढने लगा। मगर उसने ठीक से अनपैकिंग नहीं की थी और न ही कमरे में सामान सेट किया था। सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। टॉवल उसे मिला ही नहीं। आखिर में उसने पलंग पर बिछी बेडशीट खींचकर अपने ऊपर लपेट ली। साहित्य बेचारा शर्म से पानी पानी था, इसलिए नायरा की तरफ देखे बिना ही बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? विश्व का 9वां आश्चर्य देखने, नायरा ने कहा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। साहित्य ने तिरछी नज़र से नायरा को देखा तो वह हाथ में पकड़ी थाली की तरफ इशारा करके बोली, खाना लाए हूँ तुम्हारे लिए। मामी ने भेजा है, इसलिए मना मत करना। ठीक है, रख दो और जाओ, साहित्य ने हिचकिचाते बोला। क्या रख दो और जाओ? चलो अभी खाओ, थाली ले जानी है मुझे, नायरा थोड़ा ऑर्डर देते हुए बोली। बाद में ले जाना, साहित्य धीरे से बोला। नौकर लगती हूँ तुम्हारी, एक बार खाना लेकर आऊं, एक बार थाली ले जाने आऊं। चुपचाप अभी खाओ, मैं थाली लेकर ही जाऊंगी, नायरा डपट कर बोली। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, कपड़े पहनने हैं मुझे। साहित्य की आवाज़ में शर्म थी। क्या ज़रूरत है, जो देखना था वो तो मैंने देख लिया और इसमें सेव करके भी रख लिया, मोबाइल दिखाते हुए नैना ने कहा। साहित्य को नायरा पर जोर का गुस्सा आया, मगर गुस्सा पीकर वो उसे देखने लगा। ऐसे क्यों देख रहे हो? कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी ना, मैंने भी तुम्हारे जैसा कभी नहीं देखा, कहकर नायरा फिर खिलखिला उठी। जाओ यहाँ से और खाना भी ले जाओ, मुझे नहीं खाना। साहित्य का गुस्सा फूट पड़ा। देखो, नखरे मत दिखाओ, चुपचाप कपड़े पहनो और बाहर आकर खाना खाओ। मेरी बात नहीं मानी तो ये फोटो स्कूल में सारी लड़कियों को दिखा दूंगी, समझे? नायरा उसे ब्लैकमेल करते ऑर्डर देते हुए बोली। ऑर्डर देकर नायरा थाली लेकर बाहर चली गई। साहित्य आंख बंद कर कुछ देर तक अपने गुस्से को पीता रहा, फिर कपड़े पहनने लगा। साहित्य कुछ देर बाद वह टी शर्ट और बरमुडा पहनकर बाहर आ गया। तब तक नायरा ने छत पर चटाई बिछा दी थी और थाली रखकर वही चटाई पर बैठी हुई थी। साहित्य को देखकर नायरा थोड़ा स्माइल करते बोली, आ जाओ, बैठो। साहित्य चटाई पर उसके सामने बैठ गया। नायरा ने थाली के ऊपर से ढक्कन हटाकर थाली साजन की ओर बढ़ा दी। साहित्य ने थाली हाथ में ली और उसके बाद खाने पर ऐसा टूटा कि भूल ही गया सामने नायरा बैठी है। नैना गाल पर हाथ रखे उसे देख रही थी और सोच रही थी कि बेचारा कितना भूखा है। कितने जन्म से भूखे हो? नायरा ने आखिर पूछ ही लिया। मुंह में रोटी ठूंसता साहित्य रुका और धीरे से बोला, सुबह से कुछ नहीं खाया। सुबह कोचिंग जाना था, फिर वापस आकर पैकिंग करनी थी, उसके बाद स्कूल चला गया और स्कूल के बाद सामान यहाँ शिफ्ट करना था, तो खाने का टाइम ही नहीं मिला। मैंने भी कुछ नहीं खाया, नायरा बोली। चाट तो खा रही थी स्कूल के बाहर, साहित्य खाते खाते बोल पड़ा। उसके बाद से कुछ नहीं खाया, एक रोटी दे दो ना, बड़े प्यार से नायरा बोली। ये लो, रोटी बढ़ाते हुए साहित्य ने कहा। नायरा भोली सी शक्ल बन के बोली, सब्जी डालकर रोल कर दो ना। साहित्य ने रोटी में सब्जी डालकर रोल कर दी और नायरा की तरफ बढ़ा दी। नायरा ने आगे झुककर उसके हाथ से ही रोटी की एक बाइट ले ली। साहित्य को हैरानी हुई कि और हाथ पीछे खींच लिया। नायरा खिलाने का इशारा करते बोली, पूरा खिला दो ना, खुद खा लो। कहते हुए साहित्य ने उसे रोटी देनी चाही, मगर दे नहीं पाया। उसके पहले ही नायरा की धमकी सामने थी। देखो, नहीं खिलाया तो मैं तुम्हारी फोटो स्कूल में सबको दिखा दूंगी, जो अभी भी मेरे मोबाइल में है। बोल नायरा उसे मोबाइल दिखाते हुए बोल पड़ी। अब साहित्य के पास कोई चारा नहीं था, मन मारकर वह अपने हाथ से नायरा को रोटी खिलाने लगा। नायरा बड़ी खुश थी। रोटी खाने के बाद वह बोली, अब मैं तुम्हें खिला दूं। नहीं, तुम जाओ, मैं खुद खा लूंगा और थाली भी नीचे छोड़ आऊंगा, साहित्य थोड़ा रूडली बोला। नायरा ने मोबाइल हाथ में लहराया तो साहित्य ने सिर झुका लिया। अच्छा ठीक है, खुद खा लो, साहित्य की बेचारगी देख नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा और साहित्य खाने लगा। मम्मी पापा कहाँ रहते हैं तुम्हारे? नायरा ने पूछा। उज्जैन, साहित्य खाते खाते ही बोला। तुम्हें यहाँ क्यों भेज दिया? नायरा ने थोड़ा क्यूरियोसिटी से पूछा। वहाँ कोचिंग अच्छी नहीं है इसलिए, बोला साहित्य खाने में ही लगा था, वो सच में ज्यादा भूखा था। तो खाना खुद बनाते हो? नायरा ने थोड़ा हैरानी से पूछा। हाँ, कभी बना लेता हूँ, कभी बाहर खा लेता हूँ, साहित्य नायरा की तरफ देख बोला पड़ा। अब से मत बनाना, मैं मामी को बोल दूंगी, वो तुम्हारे लिए खाना बना देंगी, नायरा प्यार से बोली। नहीं,
वो, साहित्य हिचकिचाते बोला कि तभी उसकी बात बीच ही रह गई, क्योंकि नायरा उसकी बात सुने बगैर बोली, पढ़ने आए हो ना? अच्छा खाओगे, तभी तो पढ़ पाओगे। किराया दोगे ना, उसमें खाने का भी दे देना। साहित्य ने हाँ में सिर हिला दिया। तब तक उसका खाना हो चुका था। नायरा ने थाली उठाए और जाने के लिए खड़ी हो गई। साहित्य भी खड़ा हो गया। बाहर ही बिस्तर लगाकर सो जाना, अंदर गर्मी है ना? मैं मच्छरदानी ला दूंगी, कल रूम में पंखा लग जाएगा, तब अंदर सोना। जाते जाते नायरा ने कहा। थाली नीचे छोड़कर वह मच्छरदानी देने उसके पास आई। एपिसोड 11। साहित्य छत पर खड़ा आसमान को देख रहा था। ये लो, नायरा ने साहित्य को मच्छरदानी दी और जाने लगी। फिर थोड़ा रुककर बोली, यही रहना है तुम्हें? अब तो दोस्ती कर लो ना साहित्य। और पप्पी फेस बनाने लगी। साहित्य ने उसे देखा और कहा, मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं करता। नायरा को फिरे से छिड़ मचने लगी। लड़की नहीं हूं मैं, सबसे सुंदर लड़की हूँ, समझे मोटू कहीं के। नायरा ने गुस्से में कहा और पैर पटकते हुए चली गई। साहित्य उसे देखता रह गया और सोचता रह गया कि वो अभी उसके मुंह पर उसकी बेइज्जती करके चली गई है। फ्लैशबैक एड्स, कितनी मुंहफट लड़की थी तुम। फोटो में नायरा को निहारते हुए साहित्य बुदबुदाया। अतीत के भावर में डूबने उतरने के बाद यादों की नाव वर्तमान के किनारे पर आ लगी थी। साहित्य अपने में मुस्कुराते नायरा की फोटो देख बोलता रहा, कुछ भी बोल जाती थी। मेरे मुंह के सामने ही मेरी बेइज्जती कर देती थी। मोटू कहती थी मुझे, इतना भी मोटा कहाँ था मैं, हाँ थोड़ा सा हेल्दी था। बोल वहाँ एक नज़र अपने पुराने रूप को देखता है, स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ हेल्थी लड़का। कितने मोटू थे तुम मोटू मल। नायरा साजन की फोटो देखकर बड़बड़ाई, जब साइकिल चलाते थे तो मुझे बेचारी साइकिल पर तरस आ जाता था। पता नहीं कैसे इतना वजन कम कर लिया, पता करना पड़ेगा। हैंडसम जो हो गए हो। कितनी बदमाश थी तुम, मेरी उस हालत में फोटो खींच ली थी और ब्लैकमेल करती थी मुझे। साहित्य नायरा की फोटो से मानो बातें करना लगा था। कितने एक डू थे तुम, तुम्हें कंट्रोल करने के लिए कुछ तो चाहिए था, तुम्हारी वो फोटो ही सही। नायरा भी मुस्कुराकर साहित्य की फोटो से बातें करने लगी थी। फिर नायरा थोड़ा उठकर बैठ गई और बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ, पर सच बताऊं, मैंने तुम्हारी फोटो ली ही नहीं थी। बस झूठ कहा था तुमसे, पर ये झूठ बड़ा काम आया था। तुम्हारी अकड़ जो कम हो गई थी। हाँ बस दोस्ती नहीं की थी तुमने मुझसे। मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं करता, न पहले करता था न अब करता हूँ। वैसे नायरा अगर तुम मेरी दोस्त होती तो क्या वो न होता जो हमारे बीच हुआ। साहित्य ने एल्बम बंद कर दी और उसे सीने की चिपकाए आंखें बंद करके लेट गया। अब उसकी बंद आंखों के सामने 10 साल पुरानी नायरा नहीं बल्कि आज की नायरा थी। नायरा भी एल्बम बंद करके लेट चुकी थी। मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं करता, इतनी ही एलर्जी है लड़कियों से, तो मेरी बहन को देखने क्यों चले आए। नायरा की आंखों से नींद गायब थी। वो मोबाइल हाथ में लेकर कॉन्टैक्ट लिस्ट को स्क्रॉल करने लगी और उसकी नज़र साहित्य के नंबर पर अटक गई। कितना मांगा था मैंने और तुमने कभी अपना नंबर नहीं दिया था, मगर आज देखो बिन मांगे ही मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में तुम्हारा नंबर है। पर अब मैं तुम्हारा नंबर क्यों रखूं, अब मेरी भी अकड़ है। अभी डिलीट करती हूँ तुम्हारा नंबर। बड़बड़ाते हुए नायरा ने डिलीट करने के लिए साजन के नंबर पर जैसे ही अपना अंगूठा फिराया, उसका नंबर डायल हो गया। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया। नायरा जल्दी से कॉल काटने को हुई, तब तक रिंग जा चुकी थी। ओ नो, नायरा के काटने के पहले ही साहित्य को रिंग जा चुकी थी और उसने कॉल पिक भी कर ली थी। हेलो, रॉन्ग नंबर, हड़बड़ाई हुई नायरा ने जल्दी से कहा और फिर से कॉल काटने के लिए हाथ बढ़ा दिया। नायरा, दूसरी तरफ से साहित्य ने कहा, तुम्हारा नंबर सेव है। अच्छा तो वो, नायरा को कुछ सूझा ही नहीं कि कहे क्या। कॉल किया तुमने, साहित्य ने भी अटकते अटकते पूछा। हाँ वो तुम्हें बताना था कि अंडरवियर धो दिया तुम्हारा। हड़बड़ी में नायरा के मुंह से जो निकला वो कहने के बाद उसने अपना सिर ठोक लिया। फोन पर हाथ रख नायरा खुद से बोलने लगी, अरे नायरा क्या पागल हो गई है, क्या बोल रही, ये मोटू क्या सोचेगा अब तेरे बारे में। अंडर वी क्या। साहित्य भी हकला सा अम्बारास हो गया। तभी नायरा अजीब सी शक्ल बना के रोती सूरत बनाने लगी। मतलब तुम्हारे कपड़े धो दिए हैं मैंने। नायरा ने बात संभाली। तो ये बताने के लिए तुमने मुझे कॉल किया, साहित्य ने पूछा। हाँ और क्या, नायरा अपने आप को कोसते बोलने लगी। इस वक्त साहित्य अजीब लग रहा था। हाँ, नायरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात के 12 बजे। साहित्य टाइम देखते हैरानी से पूछा। हाँ वो, धोते धोते टाइम लग गया।
नायरा का दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए जो मुंह में आ रहा था बकी जा रही थी। तो ठीक है, सूख जाए तो मेरे घर छोड़ देना, साहित्य मुस्कुराते बोल पड़ा। साहित्य का ये कहना था कि नायरा का पारा चढ़ गया। नौकर हूँ तुम्हारी, कपड़े भी धो और तुम्हारे घर छोड़ने भी आऊं। आ गई असली रंग में, साहित्य ने मन में सोचा और बोला, ठीक है, मैं आ जाऊंगा लेने। तुम अपने घर का एड्रेस बता दो। नहीं नहीं नहीं, घर मत आना, ऑफिस आ जाना, नायरा ने हड़बड़ा कर कहा। ठीक है, ऑफिस का एड्रेस बता दो। साहित्य अभी नायरा का चेहरा ही देख रहा था तो उसके दिमाग पर चाप चुका था। अब नायरा ने सोचा कि इसे ऑफिस बुलाना खतरे से खाली नहीं। वह गॉसिप के गलियारे में न जाने क्या गॉसिप उड़ जाए, इसलिए नायरा बात बदल कर बोली, नहीं ऐसा करना, घर ही आ जाना। कब? साहित्य थोड़ा सा एक्साइटेड होते पूछ बैठा। नायरा कुछ सोचते हुए बोली, अभी तो रायपुर में हूँ, ऐसा करना मंगलवार को आ जाना, शाम को मैं एड्रेस सेंड कर दूंगी। ठीक है, इतना कहकर साहित्य चुप हो गया। नायरा भी चुप थी। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। दोनों एक दूसरे की खामोशी में जाने क्या सुनना चाह रहे थे। न साहित्य कुछ कह पा रहा था, न ही नायरा। कुछ देर बाद साहित्य ने चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, बोलो। क्या? नायरा कंफ्यूजन से बोली, आई मीन कॉल कनेक्टेड है और हम। साहित्य भी अब अजीब से पूछने लगा, क्या बोले उसे भी समझ नहीं आ रहा था। सॉरी, मैं कॉल कट करती हूँ, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, नायरा ने कहा और कॉल काट दी। साहित्य मोबाइल कान पर टिकाए बैठा रह गया, फिर खुद में बड़बड़ाने लगा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मुझे डिस्टर्ब करना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार था नायरा, और उसके लिए तुम मुझे कभी सॉरी नहीं कहती थी, इसलिए तो भागने लगा था तुमसे, पर तुम तो तुम थी। अब साहित्य की चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। रात गहराती जा रही थी और साहित्य फिर पुरानी यादों में उलझने लगा था। नायरा की आंखों से भी नींद गायब थी। दोनों फिर 10 साल पीछे पहुंच चुके थे। सुबह के 6 बज रहे थे। साहित्य छत पर मच्छरदानी के अंदर पैर पसारे सो रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ, कोई उसके गालों पर गीली गीली पप्पियां ले रहा है। एक पल को तो उसे लगा कि कहीं ये कोई ख्वाब तो नहीं, पर वो बेचारा तो ख्वाब में भी किताबें और नोट्स ही देखा करता था। उसने धीरे से आंखें खोली और एकदम से चीखकर उछल पड़ा। जीभ लपलपाता झबरे बालों वाला कुत्ता उसके गालों को चाट रहा था। वो उठकर भागने की तैयारी में ही था कि किसी की हंसी की आवाज उसके कानों में गूंजी। उसने सिर घुमाकर देखा, पास ही कुर्सी पर नायरा बैठी उसे देखकर खिलखिला रही थी। भागो मत, ये काटता नहीं है, इसे हमने बस प्यार करना सिखाया है, नायरा थोड़ा मुस्कुराते थोड़ा शर्माते हुए बोली। साहित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सिट्टी पिट्टी अब भी गुम थी। साहित्य को देख, गुड मॉर्निंग कह दो बादशाह को, नायरा फिर से बोली। बादशाह? साहित्य लड़खड़ाते हुए बोला। नायरा खड़ी हो गई और बोली, हाँ, ये बादशाह है, मुझसे तो नहीं, इससे तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी, क्योंकि दुश्मनों को ये छोड़ता नहीं है। वैसे भी ये लड़की नहीं, प्यारा सा पप्पी है, इससे तो दोस्ती कर ही सकते हो। साहित्य ने पलटकर कुत्ते को देखा, जो उसे घूरता हुआ अब भी जीभ लपलपा रहा था। शेख हैंड बादशाह, नायरा ने कहा और बादशाह ने अपना एक पंजा उठा लिया। नैना ने आंखों से साहित्य को इशारा किया और उसने न चाहते हुए भी अपना हाथ बढ़ाकर बादशाह से हैंडशेक कर लिया। नींद अच्छी आई ना तुम्हें? नायरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। साहित्य ने हाँ में गर्दन हिला दी। गुड, तो चलो उठ जाओ, बादशाह को घुमाने ले जाना है, नायरा खड़े होते हुए बोली। साहित्य हैरानी से पूछा, मुझे? हाँ तुम्हें, अब तक ये मेरा काम था, अब से तुम्हारा हुआ, नायरा ऑर्डरिंग टोन में बोली। मैं नहीं करूँगा, पढ़ना है मुझे, साहित्य छिड़ते हुए बोला। फिर तुम्हारी ये फोटो स्कूल की सारी लड़कियों तक पहुंच जाएगी, नायरा ने मोबाइल लहराते हुए बड़े प्यार से धमकी दी। साहित्य दांत चबाते हुए उठा और बादशाह को लेकर घर से बाहर निकल गया। पता नहीं उसने बादशाह को सैर करवाए या बादशाह ने उसको, लेकिन कुछ देर बाद वो वापस लौटकर कोचिंग जाने की तैयारी में जुट गया। स्कूल ड्रेस में तैयार होकर साहित्य सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया और अपनी साइकिल निकालने लगा, तभी रमा बाहर आ गई। उसे इतनी जल्दी स्कूल ड्रेस में घर से निकलते देखकर वह पूछ बैठी, बेटा इतनी जल्दी स्कूल जा रहे हो? नहीं आंटी, कोचिंग जा रहा हूँ, वहीं से स्कूल निकल जाऊंगा, साहित्य ने जवाब दिया। रमा साहित्य को रोकते हुए बोली, तो नाश्ता करते जाओ बेटा। नहीं आंटी, वो, साहित्य थोड़ा हिचकिचाया। अब से यही तुम्हारा खाना बनेगा बेटा, पढ़ोगे कि खाना बनाते रहोगे? आओ जल्दी से खाकर निकल जाओ।
कहकर रमा अंदर जाने लगी। साहित्य साइकिल स्टैंड पर लगाकर पीछे पीछे आया। आंटी, आपको परेशानी तो नहीं होगी? हॉल में घुसते हुए साहित्य ने हिचकते हिचकते पूछा। रमा बहुत प्यार से बोली, किस बात की परेशानी बेटा, तुम हमारे लिए प्रतीक जैसे ही हो। साहित्य का एक्सप्रेशन ऐसा था मानो वो पूछना चाहता हो कि प्रतीक कौन है। रमा फिर साहित्य को देख बोली, प्रतीक हमारा बेटा इंजीनियर है, दुबई में है। हम बोल साहित्य हल्का सा सिर हिला दिया। बैठो, सोफे की तरफ इशारा करके रमा ने कहा और नायरा को आवाज लगाने लगी। साहित्य सोफे पर बैठ गया। वो एक नज़र पूरे घर को देख रहा था। रमा की आवाज सुनकर नायरा हॉल में आ गई। साहित्य को देखकर एक लंबी मुस्कान उसके होंठों पर चमकने लगी। साहित्य ने असहज होकर सिर झुका लिया। एपिसोड 12। नायरा जा, साहित्य भैया के लिए नाश्ता निकाल दे, अचानक रमा ने कहा और भैया सुनकर नायरा के होंठों की मुस्कुराहट उड़ गई। नायरा अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर रमा की और देख हल्की चिकती बोली, क्या भैया? अब आगे? भैया सुनकर नायरा ने चिढ़ते हुए रमा को देखा। रमा के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे, मानो अपनी तरफ से साहित्य को भैया डिक्लेयर करके उसने अपने घर की लड़की को सिक्योर कर लिया है। वहीं नायरा का चेहरा देखकर अब तक न मुस्कुराने वाला साहित्य होंठ चबाकर हंस पड़ा। नायरा जब अपनी नज़र साहित्य पर डालती है वो उससे घूरने लगती है। खड़ी क्या है, जा जल्दी कर, कोचिंग जाना साहित्य भैया को। रमा ने फिर से नायरा को अपना ऑर्डर सुनाया। नायरा मुंह बनाते हुए अंदर चली गई। साहित्य इधर उधर देखता रहा। तभी किशोर जी वहां पर आ गए और अपना अखबार टेबल पर रखते हुए बोले, अरे साहित्य बेटा। नमस्ते अंकल जी। हाथ जोड़कर साहित्य खड़े होने लगा। नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो, किशोर जी ने कहा और अखबार उठाकर वहीं बैठ गया। साहित्य का खाना अब से मैं ही बना दूंगी जी, बेचारा अकेले खाना बनाएगा या पड़ेगा? रमा ने साहित्य की तरफ इशारा करते हुए बोली। ये तो बहुत अच्छी बात है, किशोर ने अखबार का पन्ना पलटते हुए कहा, फिर एक नज़र साहित्य पर फेंकी। उसे स्कूल ड्रेस में देखकर किशोर हैरान हो गया। आज स्कूल जल्दी जाना है क्या? ये नायरा तो अब तक तैयार नहीं हुई, ये लड़की भी। बोल अब वह अपना गुस्सा नायरा पर जताने लगे। किशोर का गुस्सा उबलता देखकर रमा झट से बोली, ये कोचिंग जा रहा है जी, मेडिकल की तैयारी कर रहा है ना, वहीं से स्कूल चला जाएगा। नैना बता रही थी, बड़ा होशियार है ये। तभी नायरा किचन से आती हुई दिखी, जिससे किशोर अपना आपा खो बैठे और नायरा को सुनने लगे। दूसरों के बारे में ही बताते रहेगी कि खुद भी पढ़ेगी लिखेगी। किशोर कह ही रहा था कि नैना प्लेट में आलू के पराठे लेकर आ गई और प्लेट साहित्य के हाथ में थमा दी। किशोर ने साहित्य को खाने का इशारा कर दिया। इशारा पाकर साहित्य पराठा खाने लगा। किशोर अभी भी नायरा के पीछे ही पड़े थे। अपनी बात कहते रहे, भाई ये 55% लेकर पास हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं, वरना 35-40% में कहा एडमिशन दिलाऊंगा इसे। जीजा जी और दीदी सोचेंगे कि जिम्मेदारी लेकर ध्यान नहीं दिया। भाई साहित्य, तुम पढ़ने वाले लड़के हो, जरा अपने साथ बैठाना इसको, तुमको देखकर ही सही पड़ेगी तो, वरना दिन भर उस छिछोरे घुंघरू के साथ मटर गश्ती करती रहती है। और हाँ, स्कूल में ये मटर गश्ती करती दिखे या चाट पकौड़ी खाते दिखे तो तुरंत आकर मुझे खबर करना। अब से इस पर नजर रखने की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। किशोर जी बेहद गुस्से में बोल जा रहे थे। साहित्य बेचारा क्या कहता, चुपचाप पराठा खाता रहा और कभी किशोर की बातों में सिर हिलाता और एक नज़र नायरा को देखता और पराठे खाता। अब रमा को थोड़ा बुरा लगने लगा क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी, सिर्फ इकलौता बेटा, वह भी दुबई में था। इसलिए रमा को नायरा अपनी बेटी जैसी ही लगती थी, उसे बहुत लाड़ दुलार करती थी। रमा नायरा का बचाव करते हुए बोली, क्या जी सुबह सुबह चालू हो गए? पढ़ने में थोड़ी कमजोर है अपनी नायरा, लेकिन गाना कितना अच्छा गाती है, कितना अच्छा नाचती है। बोल वो थोड़ा प्राउड फील करने लगी। किशोर अब रमा के बात का टांट मरते बोले, अच्छा नाचती गाती है तो ट्रेन में लगा दूं इसको, नाच गाकर पैसे मांगने के लिए। किशोर का ये कहना था कि रमा का मुंह बिदक गया और नायरा का मुंह बन गया। नायरा को अब गुस्सा आने लगा था। कुछ देर तक वह किशोर जी को घूरती रही, फिर साहित्य की तरफ नजर घुमा ली। साहित्य मुंह में पराठा ठूसे हंसे जा रहा था। ये देखकर नायरा का और भी चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा। साहित्य ने नायरा की आंखों में उठते अंगारे देख लिया और बचा हुआ पराठा जल्दी जल्दी मुंह में ठूंस कर उठ गया और किशोर को देख बोला, चलता हूँ अंकल जी। रमा उसे रोकते हुए बोली, बेटा चाय तो पीते जाओ। नहीं आंटी, कोचिंग के लिए देर हो जाएगी, कहता हुआ साहित्य बाहर निकल गया।
नायरा बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में आई। बड़ी हंसी आ रही थी। मोटू, आज बताती हूँ स्कूल में। नायरा फिर उदास होकर सोचने लगी, लोग पढ़ने में थोड़ा होशियार क्या होते हैं, खुद को कुछ ज्यादा ही समझने लगते हैं, दूसरों को कुछ समझते ही नहीं। और क्यों समझेंगे, सब बस उनकी तारीफ जो करते हैं। ठीक है, पढ़ने में थोड़ी कमजोर हूँ, पर आज तक कभी फेल तो नहीं हुई। ये कोई क्यों नहीं देखता। अब नायरा को बहुत बुरा फील हो रहा था। नायरा फिर अपनी सोच में घूम होते हुए अपने आप से बोल पड़ी, वैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पढ़ने में कमजोर हूँ, इसलिए साहित्य मुझसे दोस्ती नहीं कर रहा। आज से मैं मन लगा कर पढ़ूंगी साहित्य के साथ। मामा मामी भी तो यही चाहते हैं। साहित्य के साथ पढ़ने का ख्याल आते ही नैना की उदासी दूर हो गई और वो अपना बैग ठीक करके नहाने चली गई। कुछ देर बाद वह स्कूल जाने के लिए तैयार होकर नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर बैठी। रमा भी वहीं बैठी थी। वह नायरा को पुचकारते हुए बड़े लाड से बोली, नायरा, अपने मामा की बात का बुरा मत मानना बेटा। वो चाहते हैं कि तू अच्छे से पढ़ जाए, जिंदगी में कुछ बन जाए, इसलिए डांटते हैं। उनकी बात का मुझे बुरा नहीं लगता मामी, मैं तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती हूँ। नायरा ने बेफिक्री से जवाब दिया। रमा नायरा की ऐसी बातें सुनकर उसे हल्का सा मरते हुए बोली, इसलिए तेरे में कोई सुधार नहीं होता। उनकी बात सुना कर बेटा, ध्यान दिया कर, बस बुरा मत माना कर, कहते तो सही है ना। पढ़ने में तू है तो थोड़ी सी बुद्धू है ना। मामी अब आप मत सुनाओ, मामा जी ने तो सुना दिया ना आज मुझे साहित्य के सामने। घर में कुछ भी बोल लो मुझे, बाहर वालों के सामने बोलते हो तो बुरा लगता है। नायरा रूठते हुए बोली, अरे अब साहित्य बाहर वाला थोड़े ही है, अपने ही घर में रहता है, अपना ही हुआ ना। रमा बोल पड़ी। रमा की इस बात पर नायरा खुश हो गई। हाँ मामी, वो तो अपना ही है। बोल नायरा ब्लश करने लगी। ये 16-17 उम्र के लड़कपन की छोटी मोटी बातें होती ही ऐसी है जो हम सब इससे गुजरते हैं कभी न कभी। बड़ा अच्छा लड़का है, एकदम सीधा और भोला भाला, बड़ों की इज्जत करने वाला। प्रतीक की याद आ गई उसे देखकर, कहते कहते रमा भावुक हो गई। प्रतीक की याद आने लगी थी उसे। रमा को भावुक होता देख नायरा उसका हाथ थाम कर बोली, मामी इमोशनल हो गई अब तो, बुला लीजिए ना प्रतीक भैया को यहाँ। 1-2 साल तो वहीं रहेगा बेटा, फिर देखते हैं। लेकिन ये अच्छा है कि तू यहाँ है, तेरे होने से घर काटने को नहीं दौड़ता। रमा नायरा को गले लगाते हुए बोली। बस मामा काटने को दौड़ते हैं, नायरा होठों ही होठों में बुदबुदाई। मगर रमा ने उसकी बात सुन ली और उसकी चोटी खींचते हुए बोली, कुछ भी बोलती है, मामा है तेरे और मेरे पतिदेव भी। क्या देखकर शादी कर ली थी मामी आपने उनसे? नायरा मजाकिया अंदाज में पूछने लगी। अरे बड़े हैंडसम थे तेरे मामा, उस समय एकदम फिरोज खान लगते थे। रमा शर्माते हुए बोली। और अभी अमजद खान, नायरा झट से बोल पड़ी। नायरा, चिढ़कर रमा ने फिर से उसकी चोटी खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर नायरा उठकर किचन में भाग गई और वहीं से चिल्लाई, अमजद खान ही हैं, गब्बर सिंह, जब देखो डांटते रहते हैं। नायरा जोर चिल्लाते हुए हंसते हुए बोली। रमा मुस्कुरा दी और नायरा को वहीं से तेज आवाज में बोली, नायरा याद से टिफिन ले लेना अपना और हाँ साहित्य का भी, उसे स्कूल में दे देना। नायरा ने देखा, किचन प्लेटफॉर्म पर 2 टिफिन रखे हैं। टिफिन उठाकर वह अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर उसने दोनों टिफिन खोल लिए। एक टिफिन में 3 रोटियां थी, एक में 2 रोटी। हाय, 3 रोटियों में बेचारे साहित्य का इससे क्या होगा। खुद में ही बड़बड़ाते हुए नायरा ने अपने टिफिन से एक रोटी निकाली और साहित्य की टिफिन में डाल दी। फिर अपने टिफिन की एक रोटी को देखते हुए बोली, मेरा क्या है, मैं तो 4 गुपचुप से अपना पेट भर लूंगी। बोल मुस्कुराने लगी। नायरा ने दोनों टिफिन बैग में डालकर आईने में खुद को निहार कर अपने में बोली, हाय मैं कितनी सुंदर हूँ, और बैग कंधे में लटकाकर वो बाहर आंगन में आ गई। साइकिल के करियर में बैग फंसते हुए उसने घुंघरू को आवाज दी, मगर घुंघरू के निकलने के पहले बगल वाली छत पर झुमरू निकल आया। आहट पाकर नायरा पलटी और छत पर खड़े झुमरू को देखकर भौहें उचकाई। झुमरू कंधे उचकाकर सीढ़ियां उतरने लगा। कुछ ही देर में वह गेट के बाहर था। नायरा ने फिर आवाज दी, घुंघरू यार, जल्दी कर, रोज तेरी वजह से लेट हो जाती हूँ। आ गई बाबा आ गई। घुंघरू भागते हुए अपने आंगन में निकली। थोड़ी ही देर में दोनों अपने अपने घरों के गेट के बाहर खड़ी थी। नायरा, कॉपी लेनी है मुझे यार, चल सामने वाली स्टेशनरी शॉप तक पैदल पैदल चलते हैं। घुंघरू उसे चलने का इशारा करते बोली। दोनों साइकिल थामे पैदल ही आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद स्टेशनरी शॉप से कॉपी खरीदकर जब वो दोनों बाहर निकली तो उन्हें एक टपरी पर झुमरू समोसा खाते हुए दिखाई दिया। उसे देखकर घुंघरू को साहित्य की याद आ गई। अरे नायरा,
वो तेरा साहित्य नहीं जा रहा स्कूल? घुंघरू ने नायरा से पूछा। तेरा साहित्य? सुनकर नायरा खुशी से झूम उठी, फिर अपनी खुशी संभालकर बोली, मेरा साहित्य ना कोचिंग गया है, वहीं से स्कूल चला जाएगा। शर्माने लगी। झुमरू की तरफ इशारा कर घुंघरू ने पूछा, इस बंदर को नहीं जाना कोचिंग? ये दोपहर के बैच में जाता है, दोपहर में होती है इसकी क्लास। नायरा कैजुअली बोली। इसको देखकर लगता तो नहीं कि ये डॉक्टर बनेगा। कहते हुए घुंघरू साइकिल के करियर में से अपना बैग निकालकर उसमें कॉपी डालने लगी। नायरा अपनी साइकिल का स्टैंड हटाते हुए बोली, क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है, कोचिंग जाके पढ़ाई करता है। हाँ जरूर बन सकता है, पागलों का डॉक्टर। कहते हुए घुंघरू खिलखिला उठी। उसे देखकर नायरा भी खिलखिला उठी। उन्हें खिलखिलाता देख झुमरू उनके पास आ गया और बोला, बड़ी खिलखिला रही हो दोनों, क्या बात है, मुझे भी बोलो। तेरे से मतलब, मुंह बनाते हुए घुंघरू ने कहा और साइकिल का स्टैंड हटाने लगी। झुमरू मुस्कुराया और हाथ में पकड़ा समोसा घुंघरू की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, समोसा खाएगी? मैं समोसा नहीं खाती, घुंघरू आंखें रोल करते बोली। क्यों, मोटी हो जाएगी? झुमरू ने चिढ़ाते पूछा। हाँ, घुंघरू थोड़ी सी रूडली बोली। तो क्या फर्क पड़ेगा? झुमरू बोल पड़ा। शादी कौन करेगा मुझसे? घुंघरू ने गुस्से में बोल गई। अपना कॉलर उचकाकर झुमरू बोला, ये डॉक्टर किस मर्ज की दवा है? तेरे से कोई शादी नहीं करेगा तो मैं कर लूंगा। घुंघरू का गुस्से का बांध टूटने लगा। वो दांत चबाते बोली, शक्ल देखी है आईने में? रोज देखता हूँ, एकदम जितेंद्र लगता हूँ। झुमरू एटीट्यूड में बोला। जितेंद्र नहीं, बंदर लगता है, बंदर। घुंघरू मुंह बनाकर बोली और साइकिल चलाते हुए वहां से आगे बढ़ गई। नायरा भी उसके पीछे पीछे हो ली। झुमरू समोसा मुंह में डालकर बोला, इस बंदर की बंदरिया तो तू ही बनेगी। वह नायरा और घुंघरू को जाते हुए देख रहा था कि वही समोसा खा रहा एक लड़का उसके पास आकर बोला, जान की सलामती चाहता है तो घुंघरू से दूर रहना बेटा, बाप पुलिस वाला है उसका, आसपास फटका ना तो गोली मार देगा, आशिक बनने के पहले शहीद बन जाएगा। झुमरू ने कुछ कहा नहीं, बस दूर जाती घुंघरू और नैना को देखता रहा। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।